दुर्जन सिंह, मेरे अश्व के काठी को देखो, इसे ठीक करना होगा तुरंत। जी राजकुमार, मैं अभी आपके लिए नई काठी लेके आता हूँ। जल सेवक, राजकुमार को पानी पिलाओ। मैं अभी आ राजकुमार। हाँ? राजकुमार, राजकुमार जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या आपके अश्व की काठी मैं कस दूं? ठीक है, जल्दी ठीक करो इसे, मेरे पास अधिक समय नहीं है, समझे? जैसी आज्ञा। राजकुमार, दुर्जन सिंह, इस सैनिक को कवच और शस्त्र दोनों दे दो। किंतु राजकुमार, ये तो एक तुच्छ जल सेवक है, हम इसे किस... ने कुछ ही क्षणों में हमारे अश्व की काठी को ठीक किया है। ये एक प्रशिक्षित सैनिक है, युद्ध भूमि के लिए बना है, जल सेवा के लिए नहीं। अति उत्तम चंद्रगुप्त, युद्ध में प्रवेश तो तुमने ले लिया, अब योजना को अगले प्रथम पर ले जाना है। किसी भी युद्ध में जब दो विशाल सेनाएं एक दूसरे का सामना करती हैं तो उनके सेना नायक मध्य में रहकर युद्ध की रणनीति को क्रियान्वयन करते हैं, स्वयं युद्ध भूमि में उतर नहीं जाते। तुम्हें युद्ध के इसी बहाव को तोड़ना होगा, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी होगी जहां इन दोनों सेनाओं के प्रमुख युद्ध भूमि में उतरकर युद्ध करने के लिए विवश हो जाएं, अपने अपने सुरक्षा चक्र को त्याग दें और स्वयं अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाएं। तुम्हें इनके समक्ष अपनी एक कुशल योद्धा की छवि बनानी होगी। तुम सबके मन में जो ये सर्वश्रेष्ठ होने की लालसा है ना, अब मैं उसी लालसा को तुम्हारे विनाश का कारण बनाऊंगा। अमीराज, उस सिपाही को देखो, क्या जाबाज लड़का है, कैसे अकेले मगध के फौज को मौत के घाट उतार रहा है। निस्संदेह शाह सेलुकस, निस्संदेह युद्ध में इतनी भीड़ के बीच में भी आपने हीरे को पहचान ही लिया। पिताश्री, वो सैनिक मेरी खोज है, मैंने स्वयं इसे सेना में नियुक्त किया है। ये सैनिक तुम्हारी खोज है? वाह! शाह सेलुकस का पूरा ध्यान उसी सैन्य पे एकत्रित है। यदि तुम भी शाह की दृष्टि में ऊपर उठना चाहते हो तो प्रयास करो कि ये युद्ध हम उसी सैनिक के कारण जीतें और
जीत का सेहरा तुम्हारे सर पर बंधे। हाँ? जी पिताश्री। अंबी कुमार रणभूमि में उतर आया है और शीघ्र ही चंद्रगुप्त धनानंद को भी युद्ध में आने के लिए बाध्य कर देगा। महामहिम, शत्रु भरसक प्रयास कर रहा है प्रतिरोध लगाने के लिए। वो देखिए, शत्रुओं का एक सैनिक भारी मात्रा में हमारे सैनिकों का संहार कर रहा है। एक साधारण सैनिक और एक योद्धा में अंतर देखते ही समझ जाता हूं मैं महामात्य। ये कोई साधारण सैनिक नहीं है। अति उत्तम सैनिक, तुम्हारा प्रदर्शन सराहनीय है। अब के बाद मैं तुम्हारी पदोन्नति करता हूँ तो मेरे आसपास ही रहोगे, समझे? धन्यवाद राजकुमार। आपकी प्रशंसा का पात्र बनना मुझ जैसे एक तुच्छ सैनिक के लिए बहुत बड़ी बात है। कैवरत, तक्षशिला नरेश अंबिराज का पुत्र अंबी कुमार रणभूमि में आ चुका है। यदि हमने उसे मार दिया तो उसकी सेना का मनोबल टूट जाएगा। उचित कहा, उनका मनोबल टूट जाएगा और सम्राट की दृष्टि में हम ऊपर उठेंगे। चलो चलो। युद्ध में शत्रु को परास्त करने का सबसे सटीक उपाय है उसकी दुर्बलता पर प्रहार करना। और जिस युद्ध में पिता और पुत्र दोनों भाग ले रहे हो, ऐसे में यदि पुत्र के प्राणों पर बन आए तो उस पिता से अधिक दुर्बल कोई नहीं होता। अर्थात यदि मुझे अंबिराज को इस युद्ध भूमि में लाना है तो उसके पुत्र अंबी कुमार पर संकट पड़ाना होगा। हाँ, चलो प्रस्थान करो। राजकुमार, राजकुमार आप जाइए, मैं इन सबको रोकता हूँ। सैनिकों, पूरी सुरक्षा के साथ राजकुमार को शिविर में लेकर जाओ। सैनिक, आज जो तुमने मेरे लिए किया उसे मैं समाज जीवन नहीं भूलूंगा।
किंतु महाराज, इस समय आपको अपने पुत्र पर हुए हर एक प्रहार का प्रतिकार लेना चाहिए। मैं तुझे जीवन नहीं छोड़ूंगा। धनानंद के विषय में आचार्य का अनुमान बिल्कुल सही था। वो जितना स्वार्थी कल था उतना आज भी है। युद्ध में यदि धनानंद के भाइयों या सेना नायकों के प्राणों पर कोई संकट आया, उससे मगधपति का हृदय द्रवित नहीं होगा। उसका इस युद्ध भूमि में यदि किसी से संबंध है तो केवल युद्ध में विजय से। पूरे संसार में उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो उसका अहंकार। यदि धनानंद को युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए उतारना है तो सीधे उसके अहम को चोट पहुंचानी होगी। धनानंद के अहंकार को तोड़ने का केवल एक माध्यम है आचार्य, मगध के सम्मान पर प्रहार। और मगध के सम्मान का प्रतीक है मगध का ये ध्वज।